हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होने तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उस सीरीज़ में मैं आपके लिए आज फिज़िक्स का एक वीडियो लेके आया हूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर मुझे फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कि डेफिनेटली मैं अपने एंड से डेफिनेटली जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको हेल्प करूँगा। सो मैं आपका आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक शायरी से आपका क्लास स्टार्ट करता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो बच्चों, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। आप डेफिनेटली अगर टॉप करने का इरादा कर रखे हो तो आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। कि जैसा मैंने कहा कि होशियार को तो सभी पढ़ा दे रहे हैं, तो कमज़ोर बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो मैं आपके साथ हूँ। तो लेट वी स्टार्ट द क्लास। बच्चों, आज का जो चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप से आपको समझना पड़ेगा। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो पोर्शन है वो क्लास 12th के सिलेबस में है। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आज अभी आपको पढ़ना है। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है आपको पता तो होना चाहिए। जब भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो चार्ज पार्टिकल के रेस्ट में रहने से अगर उनके इफेक्ट के कारण से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती होगी तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। और मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के कारण से अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है और कंडक्शन के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम लोग करंट डायनेमिक्स भी बोलते हैं, या डायनेमिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि कितने अभी जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं, उसी टाइप से आपको इलेक्ट्रिकल एक एनर्जी पार्ट है। जैसे अपन मैकेनिकल वर्क करते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। बट उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, उसका क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम थोड़ा सा चैप्टर के एंड तक पहुँचते पहुँचते पूरा पहुँच जाएंगे हम। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने बोला कि अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होंगे, अगर चार्ज पार्टिकल, मैं बोल रहा हूँ ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हैं तो इनके कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। ये क्लास 12th के सिलेबस का पार्ट है जिसको हमको और डिटेल में 12th में पढ़ना है। बस मैं आपके लिए अभी बता देता हूँ कि चार्जेस क्या होती हैं। जैसे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक मेरे पास एक क्लॉथ है। अगर मैं दोनों को रब कर देता हूँ तो उनमें से एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जो अपने इलेक्ट्रॉन, देखिए एक बात बता रहा हूँ कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने न्यूट्रलाइज स्टेट में होता है। जब उनके बीच में फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन होता है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके अगर इसको मिल गया है तो जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा, और जो रिसीव किया है रिसीवर एंड पे वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। तो दो टाइप की चार्ज बॉडी हो गई, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी वो बॉडी होती है जिसको जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने से ट्रांसफ़र करके दूसरे को दे रहा है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और जो रिसीवर एंड पे दूसरा बॉडी है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। ए और बी में अगर बात किया जाए तो ए क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को प्रोटॉन बोला जाता है ना, प्रोटॉन बोलते हैं। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। और ये आपको डेफिनेशन में भी बोला है, प्रोटॉन इज सेड टू बी अ चार्ज पॉजिटिवली एंड इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी अ चार्ज नेगेटिवली। बच्चे ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है आपके लिए, तो ये पूरी क्लास ओवर होने के बाद आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप इसको देख भी लेना। अब देखो एक खास बात है, दो चार्ज बॉडी हैं, अगर उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, एक चार्ज बॉडी Q1 है, उनके एक Q2 है। अब इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैं
अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर दोनों के दोनों हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव बॉडी है या नेगेटिव पॉजिटिव बॉडी है, इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव है तो भी अट्रैक्शन लगेगा, और नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपल्शन लगेगा। क्या होता है, सेम पोलैरिटी चार्ज बॉडी होते हैं उनके बीच में रिपल्शन लगता है, और जो अपोजिट चार्ज बॉडी होती है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और ये फोर्स को मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, इसे डेरिवेशन के थ्रू आपको बताया जा सकता है। अगर दो चार्ज बॉडी हैं, एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, अगर दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दो चार्ज बॉडी के बीच में डिस्टेंस हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, अगर डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ा देंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन कर लेंगे तो एक नया इक्वेशन जनरेट होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बनेगा बच्चे। यही चीज़ को एक प्रोपोर्शनल साइन हटा के K लिख के बनाया गया है। ये कूलॉम्स लॉ है, आपके कोर्स में अभी तो नहीं है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर वो डिवाइस होता है जो अपने अंदर में चार्ज को फ्लो करने देता है। तो मैं बोलूँगा गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की बात की जा सकती है। कंडक्टर क्या होता है, इससे जो फ्लो ऑफ चार्ज को कंडक्टर अपने अंदर से होने देता है वो कंडक्टर होता है, और इंसुलेटर्स आर दोस इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देगा अपने अंदर से। जैसे रबर हो गया, वुड हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, इंसुलेटर्स हैं। अच्छे गुड कंडक्टर की बात करूंगा तो ऑल द मेटल्स क्या हैं, दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या हुआ, चार्ज जो फ्लो हो रहा है और उसके साथ साथ टाइम भी चेंज हो रहा है। तो अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो, मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज इन चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लो होते जा रहा है तो पर्टिकुलर टाइम में हो रहा होगा। तो उस पर्टिकुलर चार्ज के फ्लो को dQ/dt जो होगा वो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। इसमें I जो होगा इसमें करंट होगा। तो चार्ज का फ्लो हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको कैपिटल Q बुक्स में दिया हुआ है, बाय T लिख देंगे। ये किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। तो ये Q क्या होता है, चार्ज को इंडिकेट करता है, और T जो है टाइम को इंडिकेट करता है। देखिए Q जो चार्ज है ना, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट होता है वो कूलाम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, ठीक है। ये आपको समझना है कि करंट के बारे में बात करेंगे तो करंट मिली एम्पियर, किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, ये सभी में चार्ज जैसे करंट का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आप देखते जाएंगे किलो एम्पियर ज़्यादा होगा, मेगा एम्पियर उससे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से माइक्रो एम्पियर भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग क्वांटिटी वाइज हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मिली जो बता चुका हूँ मैं, मिली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो 10⁻³ मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या फ्लो हो रहा है, इसके अंदर में करंट फ्लो होता है। जब बहुत ही कम अमाउंट होता है अराउंड 10⁻³ इट मीन्स 1/1000 टाइम, ये इतना एम्पियर होगा। तो 1 एम्पियर जितना भी होगा उसका 1/1000 टाइम होगा, तो मिली एम्पियर के इक्विवेलेंट होगा। वैसे ही माइक्रो एम्पियर तो और भी छोटा होता है, 1/, ये देख लीजिए 10⁻⁻6 टाइम्स हो रहा है। तो ये तो आप समझ सकते हैं। देखिए 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताई जा रही है, आपको मैं बता दूं। एम्पियर मतलब करंट की बात हो रही है, आप लोग समझ चुके होंगे। I = Q/T आप लोग पढ़े ही हैं। अब मैं आपको 1 एम्पियर निकालना है, तो आप जान रहे हैं कि करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर्स में आता है। तो अगर मैं 1 एम्पियर की बात करूंगा तो चार्ज कितना फ्लो होना चाहिए, 1 कूलम चार्ज होगा, और कितने टाइम तक, 1 सेकंड में अगर फ्लो होगा तो ये 1 कूलम/सेकंड हो जाएगा। कूलम पर सेकंड जो हो जाएगा, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर होगा। तो 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट होगा। So the current passing through a conductor is said to be 1 ampere when a net flow of charge
पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज 1 कूलम। तो मतलब जो चार्ज जितना फ्लो हुआ है 1 कूलम का ही फ्लो हुआ है, कितने टाइम में, पर सेकेंड टाइम में जो फ्लो हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। एक और चीज़ें बताई गई हैं इसमें, इस स्लाइड में देखेंगे कि चार्ज को क्वांटिफाई कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। देखिए चार्ज जो होगा उसके क्वांटाइजेशन में कितने चार्ज हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस एक बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, सपोज कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए वो जरूरी है, मैं उतना ही तो चार्ज है इसमें प्रोड्यूस, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो कितना टोटल चार्ज कितना है उसको फाइंड करना चाहते हो, तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई लिखेंगे, प्लस माइनस NE। देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितना, देखिए याद रखिएगा जो ट्रांसफ़र किया है वो पॉजिटिवली चार्जेस बताएगा, और जो रिसीव किया होगा नेगेटिवली चार्ज होगा। मैंने बोल रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट ए ने 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, ए से बी में गया, तो बी रिसीवर एंड पे है, तो रिसीवर एंड पे वो माइनस, वो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा उसका चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट किया था वो ए जो होगा वो 5, वो क्या बन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन पॉजिटिवली चार्ज होगा। इस तरीके से आपको चार्जेस को क्वांटाइजेशन करना इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं। देखिए मेरे पास इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं, 2 कंटेनर ले लेते हैं बच्चे। ठीक है, एक कंटेनर ये है और इससे टैप करके एक दूसरा कंटेनर जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, एक कंटेनर के साथ मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा कंटेनर ऐड कर दे रहा हूं, और एक कंटेनर में बहुत ज़्यादा लिक्विड रखा हूं मैं, फुल कर दिया हूं, फुल अप विथ लिक्विड से फिल कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि दूसरा कंटेनर है, अब उसका थोड़ा सा मैं इसका हाइट, थोड़ा सा जो दोनों का जंक्शन का जो हाइट है उसको मैं नीचे कर देता हूं, अदरवाइज आप खुद ही समझ रहे होंगे कि ये फ्लो के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर टैपिंग करता हूँ, यहाँ से नॉब लगा देता हूँ, तो अब ये देखिए, अब ये बोलता हूँ कि जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ से ये इसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है ना, तो ये हायर एंड से वाटर का फ्लो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। ये कब तक फ्लो होगा आप मुझे बताएं। यहाँ से फ्लो हो रहा है, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि ये लगातार क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों बैलेंस ना हो जाए, दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तक इसमें चार्ज का फ्लो होगा, कंटेनर ए से कंटेनर बी तक। ये सेम फिलॉसफी ये फॉलो करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है। जिसमें ज़्यादा चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, वो फ्लो क्या होता है, दूसरे में होता रहता है, ए से बी तक वो चार्ज का फ्लो होता रहता है। तो उसमें जो डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, उसको बाद में डिटेल में डील करेंगे। और पोटेंशियल के बारे में एक और बात बता रहा हूँ, किसी चार्ज को, दूसरा और एक डेफिनेशन है इसका, किसी चार्ज को जब हम लोग इनफाइनाइट से, किसी चार्ज को, कि कोई चार्ज है सपोज, है ना, ये चार्ज है, अब ये टेस्ट चार्ज Q0 है, इसको मैं इन्फिनिटी के से किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लाता हूँ, किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लाता हूँ, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। प्रेजेंट करेंगे V इज इक्वल टू W अपॉन Q0 होगा बच्चे। क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q0 होगा। तो मैंने क्या कर रहा है, चार्ज, इसको एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, सो वो वर्क डन है अपॉन चार्ज को, चार्ज जितना लग रहा है जिसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप करना है, तो वो V के इक्विवेलेंट होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है बच्चे। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। अब मैंने कहा कि किसी चार्ज को, अगर मैं बोल रहा हूँ ये चार्ज है, इसको यहाँ से किसी एक फील्ड पे A पे लाए हैं, उसको शिफ्ट करके ये B तक लाना है। सो A तक लाए तो ठीक है, इसमें जो वर्क डन लगा W1 है, और यहाँ से यहाँ तक लाए हैं W2 है, तो वर्क डन का डिफरेंस होगा ना, डेल W हो जाएगा, वर्क डन में जो डिफरेंस होगा और जितना टाइम लग रहा है
हाँ देखिए इसमें किसके ऊपर लग रहा है, चार्ज के ऊपर लग रहा है, सॉरी। तो ये जो है इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, इसके बीच में डिफरेंस है। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाती है। ये किसकी बात की जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको फॉर्मूला वाइज बताया गया है, V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 होता है, W अपॉन Q होता है जो वर्क डन होता है, तो उसके बारे में बताई जाती है। तो क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या बोला है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी मेजर इन वोल्ट्स। किस में निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में निकाला जाता है। Q इज अ कूलम्ब चार्ज। अब बोलता है टू बी मूव अ पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। अगर मैं बोल रहा हूँ ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट में लेके जा रहा हूँ, ए से बी लेके जाता हूँ, तो सम अमाउंट ऑफ वर्क डन हैज़ टू बी डन, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। सो ये DW वर्क डन है, मैं बोल दिया हूँ, DW अपॉन Q कर लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे थोड़ी सी हमारी क्लास थोड़ी स्पीड मूव हो रही है, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए वन शॉट प्रिपरेशन है। आपको डिटेल में जा नहीं सकता मैं, जितना भी है आप फटाफट इसको समझते जाइए। जो नहीं समझ में आ रहा होगा आप मुझे और भी पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करिएगा आज। सो बोला है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। यार इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया। स्पीड ब्रेकर क्या करता है, सोच के बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, जैसे हम लोग अपनी गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आया तो आपके फ्लो को, आपकी गाड़ी के जो स्पीड है उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसी प्रकार से रेजिस्टेंस का भी काम होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहती है तो वो क्या करता है, इसके करंट के सप्लाई को क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो वो कौन है, वो रेजिस्टर है। रेजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब करंट का फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में, तो रेजिस्टर क्या करता है, उसके फ्लो को क्या करता है, वो स्लो करने का काम कर देता है। तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टर बन जाता है। रेजिस्टर में रेजिस्टेंस पैदा करता है इसमें। सो इसमें बारे में क्या बोला है, कंडक्टर जो होते हैं मैक्सिमम उसमें देखिए, कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली टू प्रेजेंट इन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड across the conductor, electron bring to drift from and to lower potential to the end of higher potential। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं यार, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना दोनों अलग अलग वर्ड हैं, आपको ये बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। देखिए याद रखिए, अगर एक मैं सर्किट बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप, ये बल्ब है, फिलामेंट है, बल्ब है, मैं बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करते हैं। एक साइकिल इसका यहाँ से यहाँ तक आया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ तक जब पहुँच जाता है तो पॉजिटिव टर्मिनल पर डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक आया तो करंट जो सप्लाई होता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो सप्लाई है और करंट का सप्लाई है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। इस कारण से इसमें एक डेफिनेशन में कुछ एक लिखा है, उसको पढ़ के देखेंगे। कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जनरली जो कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है। व्हेन अ पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर देखिए कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो उसके बीच में क्या लगा दिया गया, पोटेंशियल लगा दिया गया। सो दीज इलेक्ट्रॉन बिगेन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम द एंड एट लोअर पोटेंशियल टू, क्या हो रहा है, लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से वो हायर पोटेंशियल के डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक बात समझ में आया जो मैं बताया। वाइल ड्रिफ्ट दे कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फिक्स positive ions. These fixed ions are formed from atom which gives free electrons. Thus even as a conductor conduct electricity at the same time it offers some obstruction to flow the charge। मतलब क्या हुआ यार, बात समझिएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के डायरेक्शन में जा रहा है और वहां पर जो अवेलेबल
पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या करते हैं, इसके फ्लो को क्या करने के लग जाते हैं, रेजिस्ट करने लग जाते हैं। देखिए भाई, आप बोल रहे हो आप अपनी गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक, ऐसा नहीं है कि आपके पास जो रोड है सिर्फ आपकी गाड़ी चल रही है, बाकी वहाँ पर एग्जिस्टेंस गाड़ियाँ भी हैं ना, तो वो या फिर कुछ ना कुछ आपके पास कुछ अलग व्हीकल्स भी आजू बाजू में होंगी, तो आपकी गाड़ी निकलते समय दूसरे जो फिक्स कंडीशन में है तो वो क्या करते हैं, या तो कोलाइड करते हैं या आसपास में आ जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से, और या फिर वो जो फिक्स चार्ज आयंस है ना उनसे वो कोलाइड करते हैं। इस ड्यूरेशन में उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होने लग जाती है। तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होने लग जाता है। तो वो क्या करता है, वो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है। बच्चे इसको अच्छे से और समझेंगे। अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं हम लोग कि इसका यूनिट क्या होता है। जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से। सिंबल ओम है, मैं ओम्स लॉ बताऊंगा तब ये ओम के बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे। सो ये रेजिस्टेंस ऐसे इंडिकेट कैसे करते हैं हम लोग, इस तरह के सिंबल बनाते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ये रेजिस्टेंस है। सो अलग अलग देखिए मेजरमेंट का आता है रजिस्टर। पहला है किलो ओम में आ रहा है, नेक्स्ट मेगा ओम में आ रहा है, गीगा ओम में आ रहा है। तो गीगा ओम रजिस्टर बहुत ज़्यादा हाई मेजरमेंट का हो गया, इसलिए 10⁻9 ओम है इसका वैल्यू। मेगा में 10⁻6 होगा, किलो में 10⁻3 होगा, इस तरीके से। और इसके कम भी होते हैं, मिली भी होता है, माइक्रो भी होता है। वो सब इसकी जो क्वांटिटी कम वाली क्वांटिटी होती है, 1 से लेस वाली जो क्वांटिटी है वो मिली माइक्रो में ऐसे मूव हो जाएगी। चलिए, तो इसके ही मैंने यूनिट के बारे में बता दिया। ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका ओम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बात करते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस जो होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या कर रहा हूँ, स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। और कंडक्टेंस क्या करता है कि वो क्या होता है, जितना आपका रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब जो जी, आपको इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। जी इज इक्वल टू 1/r होता है। जी की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होती है, 1/r की इक्विवेलेंट होती है। जी इज इक्वल टू आप 1/r लिखेंगे। समझ लीजिए आपने बोला कि किसी एक मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस आप बोल दे रहे हैं 5 ओम है। उस कंडीशन में उस कंडीशन में रेजिस्टेंस आपका क्या 5 ओम है। तो अब मैं बोलूँगा इसका कंडक्टेंस क्या होगा। तो कंडक्टेंस इसका होगा G इज इक्वल टू 1/r। सो इसकी वैल्यू होगी 1/5। इट मीन्स ये होगा 0.2 आ जाएगा। ये 0.2 जो इसका वैल्यू आया है, इसका पर ओम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ओम की पावर -1, या मोह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, MHO मोह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये क्या है, किसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। सो G इज इक्वल टू 1/r होता है। और नाम से भी पता चल रहा होगा कंडक्टेंस की बात कर रही है कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातें हैं। तो रेजिस्टेंस जो होगा उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कंडक्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिस्टिविटी, देखिए जो सिग्मा जो होता है 1/ρ होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का एक और डेफिनेशन है 1/ρ होता है। अब रो क्या होता है, अब जब तक मैं आपको ना पढ़ाऊँ तब तक ये टॉपिक का मतलब नहीं है। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसके बारे में समझाता हूँ। अब मैं आपको बात करता हूँ रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। टॉपिक है आपका रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी है टॉपिक को समझने के लिए आप समझेंगे। अब एक मेटल है, सपोज इस मेटल में रेजिस्टेंस होता है, आप जानते हैं इसका जो लेंथ है। अगर मैं बात करता हूं कि ये मेटल जो का रेजिस्टेंस जो होता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी मेटल जितना बड़ा होगा उसका उतना रेजिस्टेंस होगा। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस होता है। थिकनेस मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया के, जितना पतला वायर होगा उतना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा। सो इसका क्या मतलब है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ये दोनों कंडीशन को साथ में मिला लो। तो जब ये दोनों कंडीशन को हम लोग क्लब करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। अब
इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A हो जाएगा। ये रो एक कांस्टेंट डेवलप हुआ, इस कांस्टेंट को ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा RA अपॉन L हो जाएगा। सो रो इज इक्वल टू RA अपॉन L बनेगा। सो इसके जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है, सो वो कैसे जनरेट हुआ है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या होगा, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल होगा। सो इसके लिए मैं एक डायग्राम बता देता हूं। जैसे एक रॉड है, इस रॉड का रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड होगा, ठीक है बात है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया किस टाइप का होता है बच्चे? ये वाला जो पोर्शन है ना, कि ये इतना पोर्शन का जो एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक बात समझ में आ रहा है? सो ये R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। इन दोनों को क्लब करके हमने बनाया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाय A बन गया, या फिर R इज इक्वल टू रो L बाय A हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू RA अपॉन L लिख सकते हैं। रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। जो मैं डेरिवेशन बताया हूँ वो दो अलग अलग कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, और उसके लिए क्या रिलेशन होगा वो बताया गया है। तो ये बाजू में आपको PDF है, वो आपको देखने मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। किसको अपन लोग? इसको जो R है, R को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, या रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब आप लोग को मैं सिग्मा की बात करता हूं। थोड़ी देर पहले आपने सिग्मा समझा। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो मैंने बता दिया था। अब देखिए पीछे प्रीवियस स्लाइड देखिए। सो ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया। सो ये बोला कि कंडक्टिविटी जो होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है बोला मैं। अब रेजिस्टिविटी आप पढ़े ही नहीं हो तो आपको मैं कैसे बता दूं? तो इसलिए मैंने ये टॉपिक को पहले यहाँ से बताया कि सिग्मा जो होगा कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल होगा, वो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट की बात करते हैं। बहुत ईजी है इसका यूनिट में निकालना। देखिए आप जानते हैं रो इज इक्वल टू RA अपॉन L होता है, आपने पढ़ा। अब ये R जो होता है ओम में निकलता है, ठीक है। और एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर में निकलेगा, और नीचे में भी मीटर रहेगा। इस मीटर से मीटर कैंसिल कर देना, ओम मीटर इसकी वैल्यू आएगी। तो ये क्या होगा? ओम का जो रो का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ क्या है? रेजिस्टिविटी बच्चे, वो किसके बराबर होगा? ओम मीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ओम मीटर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ सिंबल्स हैं आपको दिखा देता हूं। इस सिंबल्स को देखिए। सेल जहां दिया रहेगा उसको इस तरीके से बनाया जाएगा। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा इसका। तो ये सेल इस तरीके का। बैटरी रहेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। बहुत सारे सेल्स को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास बैटरी बन जाएगा। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल फ्रंट में रहेगा और एंड में नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये डायग्राम आपका ऐसा टाइप का, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसको वाइट में बनाना ज़्यादा बेटर होगा, देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसके एंड्स होंगे ऐसे, आप देख लेंगे। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये बैटरी को इंडिकेट कर रहा है। चलिए और नेक्स्ट है प्लग है। प्लग को जानते ही है आप, स्विच ऑन ऑफ करते हैं। अगर ऑन रहेगा तो ऐसे डॉटेड रहेगा, ऑफ रहेगा तो ऐसे रहेगा, ओपन रहेगा। और इसके साथ की है, की से भी प्रेजेंट करते हैं। स्विच के लिए मतलब ये की का भी यूज़ करते हैं। की लगा है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, और की ओपन है, ओपन की रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है। ये आप समझ लेंगे, ठीक है। सो उसी तरीके से अगर वोल्टेज के साथ प्लस माइनस रहेगा, वोल्ट मीटर होगा। वोल्टेज के साथ प्लस माइनस रहेगा, ये वोल्ट मीटर है। और करंट के साथ, ये करंट के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहाँ साइड लिखे होंगे। एमीटर के लिए ये एमीटर करंट को अब मेज़र करने के लिए काम आएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये जो बच्ची, ये जो ऐसा बना होता है ना, रजिस्टर बना रहता है। और रजिस्टर के ऊपर अगर ऐसी लाइन खींची रहेगी, इसको बोलेंगे वेरिएबल रजिस्टर। इसको क्या बोलेंगे?
वेरिएबल रेजिस्टर बोलेंगे, रियोस्टेट भी कहा जाता है इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, रियोस्टेट भी कहते हैं। चलिए, और एक तो लोड होता है, इसको जेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लोड लगा रहेगा किसी सर्किट में, और हीटर रहेगा तो इस तरीके का साइन बना होगा, हीटर में इस तरीके का सिंबल लगा रहता है। और बल्ब तो आप जानते ही हैं, इतने दिन से पढ़े होंगे, बल्ब का जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो टंगस्टन का होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, और इसके अंदर में एक गैस भरी होती है, नाइट्रोजन होता है, या तो ऑर्गन इसके अंदर में फिल होती है। ये फिलामेंट इसकी तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। और इस कारण से ये क्या होता है कि ये जब थर्मल, ये इसको बहुत देर तक गर्म करते हैं ना, थर्मल एनर्जी से ये थर्मल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एमिट करने में लगता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें जनरेट होता है। तो ये मेटल जो होता है इसमें क्या होता है, ये बहुत देर तक गर्म होता है, तो अपने अंदर से जब हीट को इन अ फॉर्म ऑफ लाइट वो बाहर निकालने लगता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बल्ब क्यों ग्लो करता है, तो इसका आंसर वही होगा। चलिए, अब आपका टॉपिक आ गया ओम्स लॉ। ओम्स नाम के साइंटिस्ट है, उसने स्टडी किया, इसने ये समझा कि जितना भी आप वोल्टेज बढ़ाते हो उतना ही करंट डेवलप होता है। तो वोल्टेज बढ़ा दिए, करंट बढ़ते जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे उतना करंट डेवलप होने लग जाएगा। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इन्होंने बताया। अब इसको V इज इक्वल टू I इंटू आर बोला, तो R जो है इसके लिए कॉन्स्टेंट है, R जो है इसके लिए कॉन्स्टेंट होगा। तो ये जो कांस्टेंट है इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो आपको मैं थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। V इज इक्वल टू आई आर होगा, और R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाय आई होगा। V क्या होता है, वोल्ट में निकलता है, और I करंट इसका एम्पियर में निकलता है, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर को भी क्या कहा जाता है, ओम बोला जाता है। इसको ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, OHM भी लिख देंगे, ओम भी कह देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ग्राफ समझिएगा। ओम्स लॉ में एक खास चीज़ आपको समझ में आया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, समझा कि जब दोनों के बीच में लीनियर ग्राफ बन रहा है, V इज इक्वल टू आई आर लिख लेंगे। तो ग्राफिकली आप सोचेंगे तो ये V इज इक्वल टू आई आर होगा। तो जब ओम्स लॉ का कोई भी फॉलो करेगा तो उस कंडीशन में वो जो कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब V इज इक्वल टू आई आर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, सो उसको ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। सो क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर। और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे। समझने की कोशिश करिए, ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि मैं समझ लिए 2 वोल्ट सप्लाई किया, सपोज मेरे पास 10 एम्पियर करंट डेवलप हुआ। जब मैं 4 वोल्ट का सप्लाई दिया, 20 एम्पियर का करंट डेवलप हुआ। मैं 6 वोल्ट करंट दिया तो ये 30 एम्पियर का करंट डेवलप हुआ। सो अगर इन पॉइंट्स को मैं लेते हुए अगर ग्राफ बनाता हूँ, वोल्टेज में बढ़ा रहा हूँ, 2, 4, 6 कर रहा हूँ, उसके रेस्पेक्ट में 10, 20 और 30 एम्पियर का यहाँ करंट डेवलप हो रहा है। जो करंट यहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ पर हम वोल्टेज डेवलप कर रहे हैं। इनके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे ना बच्चे, तो जो ग्राफ बनेगा आपको ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। सिंपल ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ बनेगा, आप देख रहे हैं लीनियर बनेगा। अगर यही ग्राफ अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर बन जाए, ऐसा हो जाए, मतलब कभी कभी कोई डिवाइस क्या होते हैं बहुत दिन से चलते चलते ख़राब भी हो जाते हैं, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तब आप तो उसका जो रिलेशन बनेगा ना, वोल्टेज जितना भी दोगे करंट वो ज़्यादा सप्लाई नहीं देगा, तो उस रेस्पेक्ट में दोनों के बीच में कुछ अलग ही रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, ये ओम्स लॉ को समझाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। इसको बता देता हूँ, एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा रजिस्टर है, 3 रजिस्टर हैं अपने पास। एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे का रेजिस्टेंस R3 है। अगर इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, कंबाइंड माने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की बात करता है, तो इसका कितना होगा, नेट इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा। R इक्विवेलेंस जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। वो कैसे डेवलप होता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सर्किट है इस तरीके का, मैंने इसमें 3 रजिस्टर को सीरीज़ में लगा दिया, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज़ बोलते हैं इसको। जैसे इसमें मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है,
मैं इसको सप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर मैं इसमें की बना सकता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है R1 में, R2 में और R3 में। सो आप देख रहे हैं 3 अलग अलग रजिस्टर हैं। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि 3 रजिस्टर होने के कारण से उनका जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया या V1 हो गया है, और ये वोल्टेज यहाँ पर इसके अक्रॉस दी एंड्स ऑफ, इसका वोल्टेज अक्रॉस दी एंड्स ऑफ रजिस्टर बोला जाता है। सो ये V1 है, ये V2 है, और ये लास्ट वाला क्या है, V3 है। ये हमारे पास V3 है, तो ये वोल्टेज है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो नेट वोल्टेज जो डेवलप करके आप दे रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 पार्ट में। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो रहा है। आप अब थोड़ी देर पहले आप ओम्स लॉ पढ़े थे, V इज इक्वल टू IR होता है। आप एक सिंगल करंट को अंदर पास कर रहे हैं, तो वो पहले वाले सर्किट में भी पास होगा, इस पोर्शन में भी करंट आई ही पास होगा, इसके बाद आगे जाके इसमें भी आई फ्लो होगा, इसमें भी आई फ्लो होगा। एक तरीके से सोचिए ना, एक वाटर का एक सप्लाई किया आपने, वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो पहले वाले घर से होते जा रहा है, दूसरे घर में भी जा रहा है, फिर वो तीसरे घर में वही सप्लाई हो रहा है। देखिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा वाटर का सप्लाई जो हो रहा है सीधा सेम हो रहा है ना, ऐसा मैं बता रहा हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा पानी कम हो गया होगा, उस तरीके से मत सोचना। तो ये सप्लाई तीनों में सेम करंट जा रहा है, आई और ये यहाँ से भी आई जा रहा है। सो मैं बोल रहा हूँ V इज इक्वल टू IR, हमने पढ़ा है फॉर्मूला ओम्स लॉ से। तो ये क्या होगा, I रहेगा इस पे रेजिस्टेंस V1 जो वोल्टेज डेवलप हो रहा था किस पे, अक्रॉस द एंड्स ऑफ R1 था, तो ये IR1 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा IR2 बन जाएगा, लास्ट वाला IR3 बन जाएगा। सो एक काम करिए, I को कॉमन निकाल लीजिए। I जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इसमें से आप I कैंसिल कर लीजिए, R इक्वस टू आ गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। ये आपका डेरिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसमें एक क्वेश्चन दे दिया है बच्चे, इस क्वेश्चन को बना के देखना है। टू स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम ऑन पोटेंशियल डेवलप करना है। सो अब पोटेंशियल निकालने के लिए आप सिंपल क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू IR आप पढ़ चुके हैं। अब V की वैल्यू निकालनी है आपको, V कितना होगा, V वैसे ही लिखिए, I की वैल्यू दे रखी है, I 0.5 एम्पियर दिया हुआ है और R रेजिस्टेंस दे दिया 5। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। इसको 5/10 लिख सकते हैं आप, इंटू 5 कर लीजिए, तो ये 25/10 हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 2.5 वोल्ट। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही सिंपल था, इसको लेना भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या बोला है, कॉम्बिनेशन इन क्या बोल दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बात कर रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब अब जो करंट था जो सीधा जा रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 पार्ट में, I1 देन I2 देन I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी ध्यान रखना, लेकिन जो अक्रॉस वोल्टेज की बात करूंगा, रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सभी के लिए कॉमन रहेगा। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो वोल्टेज जो होगा इसके एंड्स में, रजिस्टर्स के एंड में कॉमन वोल्टेज होता है, मतलब कॉमन वोल्टेज में सबके लिए सेम वोल्टेज होगा। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैं करंट को लिखूंगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूँ। यहाँ तक आप जान चुके हैं और आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर V बाय आप लिख दीजिए, R इज इक्वल टू I लिख लीजिए। तो इतना करने से आपका काम बनेगा। इसको स्टार्ट करते हैं। तो I के जगह में आप क्या लिख देंगे, V बाय R इक्वल्स टू V बाय, देखिए वोल्टेज सेम है इसके लिए भी ना, इसके अक्रॉस में वोल्टेज सेम है। सो V बाय क्या बन जाएगा, R1, V बाय R2 देन V बाय R3। ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, V कॉमन निकाल लीजिए, तो ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2 देन लास्ट वाला है 1/R3। ये किसके बराबर है, V बाय R के बराबर है। V कैंसिल कर दीजिए, 1/R जो होगा वो इक्वल होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। ये क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट की बात करते हैं। देखिए ये जैसा मैंने कहा कि पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ईच रेजिस्टेंस इज सेम। तो हर रजिस्टर के एंड्स पे जो होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, उसमें सेम रहेगा, वोल्टेज जो होगा सेम रहेगा, और हर रजिस्टर के एंड्स पे वोल्टेज सेम होगा। जो करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो डेवलप होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी, मैं देख के बता देता हूँ। आप इसको देखिए एक बार, कैलकुलेशन वाइज कर लेते हैं, 2 मिनट का काम लेते हैं। ये रेजिस्टेंस आप ले लीजिए, है ना, ये 3 ले लेते हैं। चलो, ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है लेकिन समझने के लायक है।
चलिए इसको मैं बोल रहा हूँ 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ठीक है। अब वोल्टेज अक्रॉस दिस ऑल, ये वोल्टेज 10 वोल्ट का आपको दे दिया गया है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सो मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया कि 1 बाय जो आर इफेक्टिव जो होता है किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। सो आप सबको डिवाइड कर देना, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 कर लेंगे इक्वल्स टू 1/R इक्वलेंट हो जाएगा बच्चे। तो इसको और सॉल्व करिए, तो R इक्वलेंट की वैल्यू जो आप सॉल्व करेंगे 1/R इक्वलेंट की, ये होगी 3/5 के बराबर आ जाएगी। और सॉल्व करिए, R इक्वलेंट जो डेवलप होगा ये 5/3 आएगा। सो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.6 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, ये 1.66 ये ओम में आ जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस था, वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का जो लीस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी कम आता है इसका रेजिस्टेंस, ये बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो इसमें दे दिया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड पैरेलल। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। दो रेजिस्टेंस है, दोनों को बोला है पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस है, इनको पैरेलली कंबाइन किया गया है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही बना देंगे, 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। अभी मैंने जैसा बताया इसको लिख देंगे 1/R इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 कर लीजिए। सॉल्व करिए, 1/R इक्वल्स टू एलसीएम पार्ट में 18 लिख देता हूँ मैं, 6 + 3 कर देता हूँ, 9/18 हो जाएगा मेरे पास। तो ये 1/R होगा, ठीक है। सो R की वैल्यू 2 ओम आ रही है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ वो कम आया, देखिए दोनों से कम आया। ये वेरीफाई करो, प्रूव करो वाली बात कहता है, तो आप इसे सॉल्व करके एक एग्जांपल दे के प्रूव कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चे एक और क्वेश्चन दे दिया है, वो भी क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, देखते हैं उसको कैसे बनाना है। देखिए ये दोनों, ये देखिए यहाँ पर दोनों पैरेलल में दिया है, 1 2 3 ये पैरेलल में दिया है। अब बोला है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस AB निकालो, BC निकालो और AC निकालो। सो आप तो बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार देखिए। AB के अक्रॉस बोलेगा तो आप दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। थोड़ी देर पहले मैं बताया 1/3 और 1/6 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 1/3 और 1/6 वाला क्वेश्चन, इसमें 2 ओम आया था इसका आंसर। सो इसके अक्रॉस में जो नया डेवलप होगा यहाँ पर 2 ओम रहेगा। ये किसके अक्रॉस में, A और B के अक्रॉस में। अब बोला है तीनों के तीनों 6 ओम है ना। तो और ये बोला है ये B से C में बन रहा है। सो इसका इफेक्टिव क्या जनरेट होगा वो देख लेते हैं 2 सेकंड में। देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 होगा, आप समझ गए, 3/6 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो 1/R है, इसको R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जा रहा है अपने पास। सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ रही है, R इक्विवेलेंट आ जा रही है 2, ये R इक्विवेलेंट आ गया 6/3 मतलब 2 हो गया, 2 ओम। अब देखिए ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। अब ये दोनों किस में है, देखिए यार 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये 2 ओम है। A से C में अगर अक्रॉस बोलेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलेगा, तो ये सीरीज में है। किस में है, अब क्या है, सीरीज में। अब सीरीज में होने के लिए 2 ओम प्लस 2 ओम लिख दीजिए, तो ये जो आंसर आएगा 4 ओम इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक हम बता रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। देखिए बच्चे हीटिंग इफेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग देखिए अपने मोबाइल को देखो, थोड़ी देर तक आप चार्ज करके छोड़ दे रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ एक कुछ होते हुए नज़र आता है, वो क्या चीज़ हो रहा है। जैसे आपने मोबाइल को चार्ज किया और थोड़ी देर तक देखेंगे तो मोबाइल आपका गर्म हो जा रहा है। वो क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे हम लोग इस सर्किट से एनर्जी लिए किसके पर, मोबाइल पे ले लिए, तो मोबाइल धीरे धीरे चार्ज को लेते जा रहा है, ये चार्जिंग होते जा रहा है इसमें, है ना, चार्ज पार्टिकल डेवलप हो रहे हैं। जब हम लोग बहुत देर तक इसको चार्ज में रख देते हैं तो ये जो चार्ज जितना उसको ऑक्यूपाई करना था, उतने अपने स्पेस जितना था उतना ऑक्यूपाइड है। अब उसके बाद ये क्या करेगा, अपने ये
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो था स्टोर्ड एनर्जी उसको क्या करेगा, वो रेडिएट करने लगेगा। तो ये इसके कारण से थर्मल एनर्जी के फॉर्म में चेंज होने लगेगा। तो आपका चार्जर धीरे धीरे क्या, मोबाइल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। और चार्जर का सॉकेट होता है वो भी गर्म हो जाता है इस तरीके से। तो इसमें ये क्या हुआ, आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एग्जाम्पल है ये। तो आपको एक खास चीज़ इससे पता चलेगी, जो हीट डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस चीज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फ्रेम। मैं बोला ना, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों कंडीशन को कंबाइन कर लेंगे। जब आप ये तीनों कंडीशन को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास एक नया डेरिवेशन डेवलप होगा, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT के बराबर हो जाएगा। या फिर H इज इक्वल टू, आप अपने हिसाब से K लिख दीजिए, K I स्क्वायर RT लिख देंगे। ठीक है, आप देखिए, और K को 1 ले लेंगे आप। सो H इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT के बराबर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है हीट कैसे डेवलप करते हैं, हीट है ना, क्या होता है, ये हीट आपको जनरेट करने का मैं तरीका बता चुका हूँ। और हीट का जो यूनिट होगा, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होने के कारण जूल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। सो पावर जो एक मैकेनिकल वर्क की बात करता हूँ, जब कोई व्यक्ति काम करता रहता है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इस पावर, तो कितने देर तक काम करता है वो उसके लिए पावर बताता है। बट इलेक्ट्रिकल कंडीशन में भी बात करें, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है, जितने देर तक जितना पावर होगा उतना वर्क डन होगा, है ना। तो अगर ये बात की जाए तो P इज इक्वल टू W/T होता है, तो है ना। सो अब W क्या है, ये अब W तो वर्क डन है, तो वर्क किस में निकलता है, जूल में निकलता है। और टाइम किस में आता है, सेकंड में आता है। ये तो पावर का जो यूनिट जब बनाएंगे, ये जूल पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और इसको वॉट, ये पावर को किस में निकाला जाता है, वॉट्स में निकाला जाता है। आप अपने जब भी अपने देखना बल्ब खरीदने जाते हैं ना, तो कितने पावर का, कितने वॉट का है पूछते हो आप, है ना, जाके पूछते हो कितने वॉट का है, बोलेगा 20 वॉट का है या 100 वॉट का है, जितने का भी है। आप जनरली हाई वोल्टेज का लेते हैं अपन लोग, तो जिसका पावर ज़्यादा रहता है वो अपन लोग लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वो ये बताया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इन पर सेकेंड, किसी एक सेकेंड में जितना वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पावर के इक्विवेलेंट होगा। आगे बताते हैं, ठीक है। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है, शायद इसी को डायरेक्ट पेस्ट कर दिया हमने। तो वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड होता है, मैंने अभी यूनिट बताया। 1 किलोवाट जो होता है, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नापते हैं तो वो उसमें जो पावर यूज़ होता है तो वो किलोवाट्स में निकलता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 आप लिख सकते हैं, वाट्स लिख सकते हैं। 1 मेगावाट की बात करेंगे तो 10⁶ वाट की बात करेंगे। वैसे ही 1 हॉर्स पावर, देखिए हॉर्स पावर भी एक वर्ड है, अगर 1 हॉर्स पावर की बात की जाए तो वो अराउंड 746 वॉट के इक्विवेलेंट होता है। मतलब एक घोड़ा जो लात मारता है, 1 हॉर्स पावर का ऐसा निकाला गया है ना कि एक जो घोड़ा जब लात मारता है कितना उसका इंटेंसिटी होता है, दैट इज 146 वॉट के इक्विवेलेंट होता है, ये बताया गया है। ठीक है, सो आप इसका डेरिवेशंस को थोड़ा सा आप निकाल सकते हैं। डेरिवेशन पार्ट में देखा जाए तो क्या होगा, आप देखते जाइए। P इज इक्वल टू, हम जानते हैं P इज इक्वल टू W/T होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू W/T थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन में कर चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू VIT होगा। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, VIT अपॉन क्या बन जाएगा, T हो जाएगा। ये T कैंसिल कर दिए, P इज इक्वल टू VI याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें याद करने के लिए याद कर लीजिए, कुछ टेक्निक होते हैं याद रखने के लिए। PV, ठीक है, PV मेरे P इज इक्वल टू VI, ऐसे ही याद कर लो। और वरी लिख सकते हो, वरी याद कर लो, V इज इक्वल टू RI वरी। इस तरीके से पावर, ये पावर के लिए, ये किसके लिए, वोल्टेज के लिए। याद करने का फॉर्मूला तो आपको खुद ही डेवलप करना है, वो अपने हिसाब से आप डेवलप करेंगे। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं
इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बारे में बात करें, इसके बेस में केस स्टडी क्वेश्चन पूछेगा। ये पूछेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में बल्ब यूज़ हो रहे हैं, एक फ़ैन यूज़ हो रहा है, फ़ैन मतलब 5-6 फ़ैन यूज़ हो रहे होंगे, 2 एसी यूज़ हो रहा है, कुछ आपके अपने घर, हर घर का अलग अलग कंजप्शन रेशियो, सबके अलग अलग यूजेस हैं। उस हिसाब से आपको पूछ सकता है कि आपके पूरे ओवरऑल घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है, उसके बेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, सेम है, तो ये वॉट आवर में कन्वर्ट होता है। देखिए पावर आपको कंजप्शन निकालना पड़ेगा, तो वन वॉट आवर के बारे में बताया जा रहा है। 1 वॉट आवर जो होता है तो उसको क्या लिखेंगे, 1 वॉट इंटू आवर लिख देंगे। अब 1 वॉट आवर लिखते हैं अपन लोग, सो इलेक्ट्रिक जो पावर कंजप्शन निकाला जाता है तो 1 वॉट की जगह में तो वॉट रहेगा, इस आवर को 1 आवर को सेकंड्स में लिख देंगे, 3600 क्या हो जाएगा, सेकंड्स हो जाएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, इसको ये वॉट सेकंड जो होता है इसको जूल बोला जाता है, आप याद कर लीजिएगा। 1 इंटू 3600 लिख देना और वॉट सेकंड लिख देना इसको, तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। 3600 क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा बच्चे। तो ये आपका एग्जांपल है, ये आपको क्या बोला, 1 वॉट आवर का डेफिनेशन है। वैसे किलो वॉट आवर बोलेगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक बात समझ रहे हो। अगर मैं बोला वॉट आवर तो आप समझ गए, अब किलो वाट बोलेगा, एक सिंपल सी बात है, किलो वाट आवर बोलेगा तो आप टेंशन मत लेना, इसको लिख देना 10⁻³ इंटू वाट आवर लिख देना। 10⁻³ तक तो ठीक है, वाट की जगह में ठीक है, आवर की जगह में 3600 लिख देना, ठीक है, सेकंड्स में बदल जाएगा। तो 10⁻³ लिख देना इंटू आप 3600 लिख देना और इसको वाट सेकंड लिखना, वाट सेकंड की जगह में जूल लिख देना। तो ये होगा आपके पास 10⁻³ इंटू 3600 लिख देना, ये इसकी जगह जूल लिख देना। सो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये पावर आप यहाँ पर 3.6 इंटू 10⁻6 लिख सकते हो, तो ये जूल्स में निकल जाएगा। सो आपको क्या समझ में आया कि मैं इसको ये 10⁻6 जो है, ये 10⁻6 को मेगा भी बोलते हैं, तो 3.6 मेगा जूल जो होगा 1 किलो वॉट आवर के बराबर होता है। अब पूछा जाता है पेपर में कितने मेगा जूल्स होंगे, कितने जूल्स होंगे पूछेगा, तो आप बता सकते हैं। तो बच्चे अभी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीटर का क्वेश्चन है, अ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज दिस मच। रजिस्टर का मतलब इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में बात कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस दे दिया है, आर दे दिया है इसका 200 ओम, ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का। कैलकुलेट पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड। तो आप इसको डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अब V इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, IR पढ़ चुके हैं, इससे V निकालना आपको कौन सा बड़ा काम है। अब ये तो क्वेश्चन इसमें कुछ खास दिया नहीं है, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस आपको ना के बराबर हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इससे पहले भी एक टॉपिक था वॉट आवर के बारे में डिफाइन किया है, इसका PDF आप देख लीजिएगा, थ्योरी पार्ट है। अब मैं बात करता हूँ, कैलकुलेट करना है हमें कि रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। और ये देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको इस तरह के क्वेश्चनों में थोड़े चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए ये क्या कॉम्बिनेशन है, दिमाग लगाओ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली कुछ कॉम्बिनेशन है ना। देखिए इसमें करंट जो दिया है वो दे रखा है कि करंट इसमें कितना सर्किट में फ्लो हो रहा है वो बता दिया है। ये रेजिस्टेंस कितना है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, और ये तो 4 ओम दिया है। देखिए इससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो निकालोगे, और ये तीनों के तीनों फिर किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, ये दिमाग लगाना है आपको। मतलब ये 4 ओम रहेगा, देखिए 4 ओम रहेगा आपके पास, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे। ये 4 ओम रहेगा प्लस, इनको सॉल्व करने के बाद, मतलब इनको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब ठीक है आप समझेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल मैंने 1 अगर फॉर एग्जांपल के लिए 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6 कर लिए, सॉल्व कर लीजिए, इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा उसका रेसिप्रोकल वैल्यू ये पूरी होगी, और प्लस इसको x लिख देना, इज इक्वल टू आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपिटल R लिख देना। ये आपको समझना है, ये समझने की कोशिश करें, समझ में आया क्या किया। इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे नहीं, अब मैं एक बार डायरेक्ट 1/r वाला पैटर्न लगा दिया। अब ये क्या हुआ, V इज इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं IR होता है, तो V की जगह में 8 दे दिया है, I की जगह में I लिख देंगे आप, I की वैल्यू दे दिया 0.5 मैंने 1/2 लिख दीजिए, R निकल जाएगा। तो R इज इक्वल टू
0.5 इसको क्रॉस करेंगे तो 16 ओम आ जाएगा। तो इसका जो भी सोल्यूशन आएगा, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा, इसे सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकाल के दिखाइए। ग्रुप में आप लोग मैसेज करिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, बस इतना ही है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है, आप इससे कुछ घबराएंगे नहीं। देखिए ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये क्या होगा, सीरीज में आएगा। ये सीरीज में आएगा तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। देखिए समझिए, ये ऐसा बनेगा डायग्राम, ऊपर वाले दोनों मिलके ऊपर वाला पार्ट सिंगल बन जाएगा, नीचे का पैरेलल हो जाएगा, फिर ये लाइन सीधी हो जाएगी, फिर ये रेजिस्टेंस 1 ओम का रहेगा, ये भी 1 ओम है, और इन दोनों को फिर से कंबाइन कर लेंगे तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस वहाँ से आएगा और ये इसके पैरेलल आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो मतलब ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना, ऊपर से सॉल्व कर लिए, और उसके बाद जो आया, इन दोनों को सॉल्व किया 4 आया सपोज, इस 4 ओम को इसके पैरेलल कर लेना, इसका सॉल्यूशन जो भी निकालेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसको ये तीनों के तीनों सीरीज में आ गए, और इसके साथ ये आगे बढ़ते हुए ये भी सीरीज में, ये दोनों क्या हो गए, फिर सीरीज में आएंगे, जो आएगा इसके साथ इफेक्टिव वो पैरेलल आ जाएगा, इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बच्चे इसको ट्राई कर लेंगे आप। बच्चे ये केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है बच्चे। इसमें बोला है टू स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट से उसने रिजल्ट निकाल के ग्राफ प्लॉट किया। इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बोला जाता है। तो ये V और I के बीच में रेजिस्टेंस का एक उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन, अपना जो ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो उसने एक ऐसे लाइंस डेवलप किए, एक सीरीज़ के लिए बनाया, एक पैरेलल के बनाया, ये इसके लिए पैरेलल के बनाया और एक के सीरीज़ के बनाया। समझ लीजिए मिस्टर ए का ये है रिजल्ट और मिस्टर बी का रिजल्ट ये है। सो ए के हिसाब से जो स्लोप उसका जो लाइन डेवलप हुआ है सीरीज़ के लिए वो आया है और पैरेलल के लिए ये आया है, और जो पैरेलल के लिए बी जो दूसरा सेकंड स्टूडेंट है उसके हिसाब से पैरेलल के लिए लाइन ऐसा बना है और सीरीज़ के लिए ऐसा बना है। तो दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैं आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात बताया था, आप याद करिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन अगर सीरीज़ में होता है तो वो दोनों का सम बढ़ाता है। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज़ में बात की जाती है वो ज़्यादा आता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के कारण से ज़्यादा होता है। और जब इफेक्टिव, अब पैरेलल की बात करते हूँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है, आर इफेक्टिव जो होता है 1/R1 + 1/R2 होता है, और ये इसके कारण से ये सॉल्व करने के बाद इसका जो रिजल्ट REQ जो होता है वो जो होता है <R1 भी होता है, और REQ जो होता है <R2 भी होता है, ये दोनों से कम आता है। सो आप देखिए जिसका ज़्यादा स्लोप बनेगा वो ज़्यादा होगा। तो आप देखिए ग्राफ पे देखिए स्लोप, ये देखो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल पहले पैरेलल में कम बन रहा है इसमें, ठीक है, और यहीं से ये सीरीज़ में एंगल ज़्यादा बन रहा है। तो मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन जो है उसका स्लोप ज़्यादा बन रहा है, जिसका स्लोप ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा है। तो मतलब V = IR वाला कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने से ये इसका स्लोप ज़्यादा दिखा रहा है और इसका स्लोप क्या कम दिखा रहा है। और मैं ऐसे ही बता चुका हूँ कि सीरीज़ में जो कॉम्बिनेशन होता है ज़्यादा आता है, तो मतलब ये करेक्ट लग रहा है मुझे। बट अगर पैरेलल की बात करूंगा तो इसमें स्लोप कम दिखा रहा है सीरीज़ के लिए, और पैरेलल के लिए उसी कंडीशन में ज़्यादा बता रहा है, जो गलत है। सो आई होप बच्चे आपको एक पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपनी तरफ से और भी मैं एक आध दो क्वेश्चन आपको थोड़ा हिंट बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है बच्चे, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे एक ऐसा दे दिया है, ठीक है, और इस तरीके से दिया डायग्राम, ठीक है, ये 4 हैं, फिर आगे जाके ये कंबाइन हो रहा है इससे। सो आप इसको बना सकते हैं, एक डायग्राम इस टाइप का आ गया। तो ये क्या हुआ, ये दोनों के दोनों क्या हुआ सीरीज़ में समझना, फिर ये दोनों सीरीज़ में समझना, इससे R1 निकाल लेना, इससे R2 निकाल लेना, अब दोनों का R इक्विवेलेंट निकाल लेना पैरेलल मिला के, अब इसके बाद इसको R3 लेके आप सॉल्व करना। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का आता है, जैसे ये एक ट्रायंगल बना देगा आप, ठीक है, आप इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखेंगे। तो ये क्या करना, इस तरीके में इन दोनों को आप सीरीज़ समझना, इन दोनों को सीरीज़ में लाना, और ये R1 और R2 से R इक्विवेलेंस निकालना, और इन दोनों को फिर क्या कर देना, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास। और एक क्वेश्चन आता है जैसे इस टाइप का आपका डायग्राम रहता है, इस टाइप के, ये एक एंड इधर से कनेक्ट कर देता है, एक एंड इधर से कनेक्ट कर देता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आता है। उसमें क्या करना है, समझ लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब बोलेगा A और B के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा। तो इस तरीके का जो डायग्राम है उसमें कुछ टेंशन मत लेना, जो R2 है ना वो दोनों ग्रुप के लिए इस तरीके का काम कर रहा है,
ये दोनों ग्रुप में R2 बीच में आएगा, तो ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। तो ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है बच्चे। तो ये थर्ड पैटर्न, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं आपको देखिए, एक तो टाइम कांस्टेंट है मेरे पास, जितना मैं आपको बता सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों से जितना हो सकता है आप बना के देखिए, और मेरा ख्याल है कि ये एक वीडियो आपको पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर का सिखा दिया होगा। और मेरे तो अपनी तरफ से यही विशेष है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। थैंक यू सो मच, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, और ये चैनल आपका खुद का चैनल है, आप इसको लाइक करते जाइए और लोगों को शेयर करिए। जितना ज़्यादा बच्चे मुझे देखेंगे मैं उतना पॉपुलर होऊंगा। मेरा तो एक ही एम्बिशन है कि लाइफ में पॉपुलर हो जाऊं, तो आप लोगों के हेल्प के कारण से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। थैंक यू सो मच।